एक चेन्नई से और एक बॉम्बे से, वो पाली तक लेकर आए हैं, जोधपुर तक लेकर आए हैं। मंगलवार को बेंगलोर से भी हमारे जो प्रवासी राजस्थानी जो लॉकडाउन या महामारी के कारण वहां फंसे हुए हैं, उनको लेकर एक ट्रेन और आने वाली है। मंगलवार को बेंगलोर से रवाना होगी और उसी सप्ताह एक और ट्रेन चेन्नई से, वहां भी ये महामारी विकराल रूप ले रही है। ये सारा का सारा अगर श्रेय किसी को जाता है ना, उसके एकमात्र हकदार हमारे आज के मेहमान सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत है। साथियों, एकाएक ही हमको ये प्रोग्राम मिला था। किसी कारण से आपका सुमेरपुर जाना हुआ था और मुझे फोन पर बताया कि मैं पाली होकर गुजरूंगा, तो मैंने भी बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर लिया। क्या आपने जो हमारे लिए काम किया है, जो आपने राहत दी है प्रवासी राजस्थानियों को, हमको भी मौका दो आपके अभिनंदन करने का, आपके स्वागत करने का और आपका सम्मान करने का। और आपने सहृदय वो मौका हमको आज दिया जिसके आप प्रत्यक्ष गवाह बने हैं। जैन सांत्वना केंद्र के इस हॉल में आज हमारे बीच में जोधपुर के सांसद और जल संसाधन केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हमारे पाली के विधायक श्री ज्ञानचंद पाल, उप सभापति ललित जी पीटमान, पूर्व सभापति राकेश पाटिल, पूर्व सभापति महेंद्र जी गौड़ा, पूर्व उप सभापति तीनों मंडल के अध्यक्ष, हमारे पार्षद, यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और हमारी बहनें, आज पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इस बीच जैसे छोटे शहरों में तो ये बीमारी कम है, पर जो बड़े शहरों में जो लोग कोरोना वायरस से उनकी हालत खराब है, उन लोगों ने हमारे ज्ञानी भाई साहब को फोन लगाया कि हम यहाँ से बहुत परेशान हैं, हम अपने गाँव में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने आग्रह किया हमारे गजेंद्र सिंह जी भाई साहब को और इन्होंने तुरंत ही ये निर्णय लिया और पीयूष जी गोयल के माध्यम से उन्होंने निःशुल्क ट्रेन जो उपलब्ध कराई, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक और आभार व्यक्त करते हैं। हम पूरे शहरवासी आपके आभारी हो गए कि आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया कि जो दुखी थे और जो अपनी धरती पर आना चाहते हैं, कर्मभूमि में जो इनकी वो आए, इस पे उनकी आंखों में देखा, बहुत खुशी हुई उन्हें यहाँ आकर। शायद ऐसा और भी आगे जो ट्रेन बेंगलोर से भी आने वाली है, आगे भी कांग्रेस से लोग आए हैं। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पाली शहर का भी ध्यान रखा। इसके साथ आगे भी मैं आपसे आशा रखूंगी कि जोधपुर और पाली तो भाई भाई है, हम तो यही मानते हैं कि दोनों क्लोज हैं, पास में हैं। तो आप हमें आगे भी हमारा ध्यान रखेंगे। और हमारे विशेष धन्यवाद हमारे ज्ञानी भाई साहब का, जिन्होंने लॉकडाउन में 60,000 से ऊपर में और जनता की सेवा की, गाँवों तक भी पहुँचाए और उन्होंने अभी जो सेवा की है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पाली जिले में मेरे परिवार के पारिवारिक रिश्तेदारों के और मित्रों के घर में 2-3 जगह कुछ गमी हुई थी। एकाएक प्रोग्राम बना कि मैं आज समय का सदुपयोग करते हुए इन दोनों तीनों चारों स्थानों पर जाकर के आ जाऊं। हमारे पाली के डेयरी चेयरमैन आदरणीय प्रताप सिंह साहब के पिताजी का देहावसान हुआ था। किसान नेता जयेंद्र सिंह जी वर्तनी के माताजी का देहावसान हो गया था। 3-4 जगह मुझे जाना था और अनायास एकदम से प्रोग्राम बनाया कि मुझे जाना है। पाली होकर के जाना पड़ेगा, ये जब याद आया तब मुझे वापस ये भी याद आया कि माननीय ज्ञानजी भाई साहब से मैंने वादा किया था कि जोधपुर आऊंगा तो आपको सूचना करूंगा।
मैं भाई साहब को फोन करता, लेकिन इनका आसूचना चंद्र जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनको जानकारी हो गई थी कि मैं पाली से होकर के निकलने वाला हूँ। तुरंत भाई साहब का टेलीफोन आया कि भाई साहब आप पाली होकर के जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। तो मैंने आग्रह किया भाई साहब मुझे जाना है, शाम का समय हो जाएगा। हमारे यहाँ संस्कृति में यह है कि शाम से पहले ही जाकर के आना है, मैं वापस आते वक्त आपसे मिल करके जाऊँगा। हालांकि जोधपुर में आगे कार्यक्रम में जहाँ पर मेरा, क्योंकि जो मैं अपराध बोध से ग्रसित था, भाई साहब को सूचना करना था, सूचना नहीं कर पाया था, इसलिए मेरे में ना करने की हिम्मत भी नहीं। और वैसे भी मैं ज्ञान जी को किसी काम के लिए कभी मना कर नहीं सकता। जब लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन के समय में लोकसभा चल रही थी और 15 मार्च के बाद आज पहली बार पार्टी के भी किसी इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में जिसमें कार्यकर्ताओं की उपस्थिति है, मुझे लगता है कि ये जो पर्दा बैरियर टूटा, आज पहली बार मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र में भी बातचीत नहीं की। आज पहली बार आप सब लोगों से सामूहिक रूप से मिलने का मुझे मौका मिला। अभी ज्ञान जी वैसा कह रहे थे कि मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। इन्होंने मुझे टेलीफोन पे भी ऐसे ही कहा कि एक छोटा सा कार्यक्रम भाई साहब आपके स्वागत करना चाहता हूँ। मैं बहुत घबराता था, ईमानदारी से कहना, क्योंकि ये जो ज्ञान जी का छोटा वाला जो पैरामीटर है ना, इसको मैं जानता हूँ कितना छोटा होता है। मैंने कहा भाई साहब आपका छोटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और अगर बड़ा हो गया तो कल अखबार में ये नहीं छपेगा कि गजेंद्र सिंह जी का स्वागत किया था, ये छपेगा कि पाली के विधायक ने और जोधपुर के सांसद ने, केंद्र के मंत्री ने मिलकर के और जो मर्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई उसका उल्लंघन किया। लेकिन मैं आप सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं और आदरणीय महेंद्र जी और ज्ञान जी भाई साहब, चेयरमैन साहिबा, सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने उस प्रोटोकॉल को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया उसको सह सम्मान सब लोगों ने पालन किया है। मैं अभिभूत होकर के आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। राजस्थान की सरकार से लेकर के वेस्ट बंगाल की सरकार तक कितनी तरह की ऑपरेटिव कबूली बना हुआ में कितना मसाला है, इतनी तरह का मसाला, इतनी तरह की विविधता है, संसाधनों की सीमितता। और भारत देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा था जितनी वो 15 देश लड़ रहे थे। 30 जनवरी को जिस दिन भारत में पहला पॉजिटिव केस है, पूरी दुनिया में ये फैल सकता है, ये पूरी दुनिया को अंदेशा हुआ। चीन ने छुपा करके रखा था, चीन से एकाएक विस्फोट हुआ था कि दुनिया में ये बीमारी महामारी बन सकती है, फैल सकती है। भारत की परिस्थिति क्या है? अभी आदरणीय ज्ञान जी साहब कह रहे थे कि दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया कि लोग लॉकडाउन लगाएंगे। कांग्रेस के मित्रों ने बार बार प्रश्न खड़े किए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, शायद समाज में जाएंगे, हमसे भी कोई पूछेगा कि लॉकडाउन क्यों लगाया था। जिस दिन लॉकडाउन लगाया था उस दिन 400 पेशेंट थे हिंदुस्तान में। जिस दिन लॉकडाउन उठाया था उस दिन हिंदुस्तान में 1 लाख पेशेंट थे। आपने लॉकडाउन क्यों उठाया था या क्यों लगाया था? मित्रों, जिस दिन 30 जनवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था और 22 मार्च को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू लगाया था, उस दिन के देश का परिदृश्य आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। भारत में एकमात्र लेबोरेटरी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की पुणे में, जहां इस कोरोना के वायरस की बीमारी का टेस्ट हो सकता है, केवल एक, और उसकी क्षमता थी रोजाना 40 टेस्ट करने। भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था। भारत में हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड एकमात्र कंपनी थी जो N95 मास्क बनाती थी और मुश्किल से दिन भर में 1000 मास्क बनाने की उसकी कैपेसिटी थी। सरकारी कंपनी की कैपेसिटी 1000 मास्क थी, बनाती कितना था ये तो भगवान ही जानता। देश में एक भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। जब कोरोना की आपदा आई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे राजस्थान और पंजाब का दायित्व दिया कि यहां की व्यवस्थाओं को एक बार देखो। मैंने पंजाब के सारे जिला कलेक्टरों से बात की। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पंजाब के 22 जिलों में से 6 जिले ऐसे थे जहां एक भी वेंटिलेटर नहीं थे, न प्राइवेट में न सरकारी में, एक भी पूरे जिले में वेंटिलेटर नहीं थे। 3 जिले ऐसे थे जहां ऑक्सीजन सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। मित्रों, हमारी लड़ाई लॉकडाउन के समय जो हमारी प्रतिस्पर्धा थी, जो हमारे लिए चुनौती थी, वो ये थी कि इस बीमारी की बढ़ती हुई गति और देश में तैयारी की गति के बीच में जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। और आज मैं ये कह सकता हूं कि 137 करोड़ लोग इस देश के सम्मान के साथ में खड़े हो सकते हैं, पूरी दुनिया में खड़े हो सकते हैं कि हम उस लड़ाई में
बढ़कर के आज हम 3 लाख का आंकड़ा प्रतिदिन पे छू रहे हैं। आज दुनिया में एक दिन में सर्वाधिक टेस्ट करने की क्षमता अगर किस देश में है तो भारत में। एक भी पीपी किट नहीं बनाते थे, आज चाइना के बाद में हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपी किट बनाने वाला देश है। देश में 300 से ज्यादा कंपनियां पीपी किट बना रही हैं और हम 5 लाख पीपी किट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह ताकत हमने हासिल की केवल 3 महीने के बाद। जो N95 मास्क बनाते थे, 1000 मास्क बनाने की ताकत थी, आज हम एक दिन में जो है 10 लाख मास्क बनाने की ताकत हमारी। हम दुनिया के दूसरे देशों को मास्क देंगे। हमने दुनिया के 56 देशों से, सेशेल्स जैसे छोटे देश से लेकर के और अमेरिका तक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खाने तक के लिए भी दवाई हमने भारत से दी, मुफ्त दी। हम दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का संकल्प था, मेरे देश के संसाधनों का जो है मेरे देश के लोगों का पहला हक है। लेकिन उसके बाद में ये भारत की संस्कृति है कि मानव मात्र की रक्षा के लिए हम काम करके हमने खड़े होकर व्यापारी, व्यवसायी, रेडी वाला, ठेले वाला, कोई समाज का ऐसा तबका नहीं था जिसको पीछे छोड़ा हो। हर एक की चिंता मानी प्रधानमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने की। ये हम पर दोष लगा। राज्य सरकारों को जिस तरह से वित्तीय संसाधन दिए गए, राजस्थान की सरकार को गरीबों के कल्याण के लिए जिस तरह की सुविधाएं दी गई, इन्होंने उसमें भी राजनीति की। आपको याद दिलाना चाहता हूं वो दिन जब खड़े होकर के कांग्रेस के एक विधायक ने इसी तरह से लोगों को इकट्ठा करके लॉकडाउन के बीच में मां गरीब माताओं बहनों को के मन से जो है एमएलए साहब आ रहे हैं राशन बांटेंगे और उनको खड़े होकर के माइक में पूछा कि मोदी अच्छा है या गहलोत अच्छा है। गरीब मां के मन में, क्योंकि उसका गैस सिलेंडर आने से रोज धुआं देना बंद हो गया था और जो छत टपकती थी वो टपकना बंद हो गया था, घर में छत लगा आ गई थी, पक्का मकान बन गया था। उसने शहर गाँव में कहते भाई मोदी जी ठीक ही तो उसका अपमान किया गया कि जाओ सिर्फ ताली बजाओ और सब थाली बजा करके अपने बच्चों का पेट भरना, मैं तुमको राशन नहीं दूंगा। इस तरह का कृत्य करने वाले लोग हम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी। 4000 बसें हमारे पास में रेडी खड़ी हैं, हम अपने सारे प्रवासियों को लेकर के आएंगे। हमने सूचियां बना दी है और सूचियों से हम सबको घर पर लेकर के आएंगे। सरकार हमको अनुमति नहीं दे रही है। माननीय मोदी जी का अनुमति ले लो भैया, तुरंत अनुमति दी। उनकी बसें घूम गई, आज तक 4000 है, उनको मिली न प्रताप सिंह की काचरेवासी दोनों को मिली। ये तो धन्य है ज्ञान जी जैसे लोग कि इन्होंने बसें भर भर के लोगों को अपने घर में भी पहुंचा दिया। जो बाहर के लोग थे उनको घर में पहुंचाया और जो घर के लोग थे उनको बाहर से वापस अपने घर में डाल करके पहुंचा। जब बस की परमिशन मिल गई तो कहा कि रेल की सुविधा दिला, रेल की परमिशन दे भारत सरकार। अभी ज्ञान जी वैसा आपने कहा 2200 ट्रेन उत्तर प्रदेश की सरकार लाई और ये 12 दिन। मैं पूछना चाहता हूं हमको, हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हमको प्रश्न करना चाहिए कि वो जो 11 लाख लोगों के 18 लाख लोगों की लिस्ट बनाई गई उसमें से कितने लोगों को घर लाने का काम आपने किया, एक बार सूची प्रकाशित करें। देश की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने तय किया कि गरीबों को घर में पहुंचना चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को श्रमिक कल्याण एक्सप्रेस के माध्यम से अपने घर में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने। किर्गिस्तान में पढ़ रहे होंगे, कजाकिस्तान में पढ़ रहे होंगे, यूक्रेन में पढ़ रहे होंगे, उन सबको घर में लाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और वो प्रश्न करते हैं कि देश की सरकार ने क्या किया। प्रश्न उनसे पूछना चाहिए मित्रों कि आप बताओ कि जो मोदी जी की सरकार ने आपको पैसा दिया था, अपने आप का खुद के पैसे तो आपके पास है नहीं, उन्होंने आज डिक्लेयर भी कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, पर जो हमने दिए थे, देश की सरकार ने दिए थे, उसका क्या उपयोग किया और कितना उपयोग किया, कितना जनता को दिया, इसका हिसाब एक बार जनता मांगती। अगर हम मांगने लग जाएंगे हिसाब तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पास में बहुत अकाउंट बाकी होगा। राजस्थान की जनता के पास में भी बाकी है, राजस्थान के किसानों के पास में भी बाकी है। वो ऋण माफी से लेकर के युवाओं के बेरोजगारी भत्ते तक बहुत सारा हिसाब बाकी है। वो हिसाब निश्चित रूप से राजस्थान की जनता बराबर करेगी। मैंने आज प्रेस के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री को किया। आज वो ड्रामा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार गिराने की चेष्टा की जाए। मैंने कहा, मीडिया के मित्रों ने मुझे पूछा, मैंने कहा कि आजकल बॉलीवुड में एक नया फैशन है और वो फैशन आया है कि जब कोई फिल्म पिटने वाली होती है तो उस फिल्म के साथ में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ता है। फिर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियां, विलेन सब मिलकर के उसकी मार्केटिंग करते हैं उस कंट्रोवर्सी।
उसको लेकर के कोई एक ऐसा विवाद प्रस्तुत किया जाता है, विवाद खड़ा किया जाता है, विवाद का अंदेशा खड़ा किया जाता है, कहीं ना कहीं से पत्थर फेंकवाए जाते हैं, पोस्टर जलवाए जाते हैं। मैंने कहा राजस्थान की सरकार ठीक वैसा ही प्रोपोगेंडा, पॉपुलैरिटी प्रोपोगेंडा कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार से जनता निश्चित रूप से जवाब मांगेगी। और मैंने आज कहा कि जो दर्द राजस्थान की जनता ने भोगा है, न राजस्थान की जनता भूली है और न हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस दर्द को अशोक गहलोत साहब भूलने देंगे।